अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति इन दिनों काफ़ी गर्म हुई है और मुद्दा जो प्रदेश सरकार की तरफ से कांग्रेस की तरफ से बनाया जा रहा है वो कर्ज को लेकर है कि केंद्र सरकार लगातार कर्ज कम कर रही है, कटौती कर रही है, सीलिंग लगाई जा रही है, चाहे वो बाहरी जो वित्त पोषित एजेंसीज़ हैं उनके फ़ंड के ऊपर हो या फिर केंद्र की तरफ से जो गारंटी दी जाती है लोन में उसके ऊपर हो। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इनसे हम बात करेंगे। ठाकुर साहब, प्रदेश भाजपा के इशारे पर केंद्र सरकार सीलिंग लगा रही है कर्ज के ऊपर भी, और जो बाहरी वित्त पोषित एजेंसीज़ हैं उनसे भी लोन की सीमा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। क्या कहेंगे पूरे इशू पे? देखिए, एक तो बड़ी साफ बात है कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से झूठा प्रचार कर रहे हैं उससे प्रदेश का हित होने वाला नहीं है, और ये कतई भी उचित नहीं है कि केंद्र में जाकर के केंद्र के नेताओं को मिले, केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिले, उनसे मदद मांगे और शिमला आने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ आप बोलते रहें। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप किसी इस पर बोलिए, लेकिन हर बात पर केंद्र को दोष देना उचित नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो फैक्ट्स हैं, कोई भी ग्रांट हिमाचल प्रदेश के हिस्से में जो आनी है उसको ना रोका गया है और ना ही उसको रोकने की मंशा है। तमाम ग्रांट्स जो हिमाचल प्रदेश के हिस्से की यथावत हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हो रही है, मिल रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ लोन की लिमिट की बात आ रही है, लोन की लिमिट से संबंधित सिर्फ हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं, पूरे देश भर में सभी राज्यों को एक एडवाइजरी के नाते कहा गया कि आप रुकिए और लोनिंग एक सीमा तक लेनी चाहिए, अन्यथा परिस्थितियाँ बहुत खराब हो रही हैं। आप आंध्र प्रदेश की हालात देखिए, कर्मचारियों की तनख्वाह कई महीनों के बाद मिल रही है। तो ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में ना आए तो केंद्र ने अगर सुझाव दिया है तो मुझे लगता है कि उनको इसका सम्मान करना चाहिए। और आज से पहले तो मुझे गाली देते रहते थे, मुझे ही दोषी देते थे कि भाई उन्होंने प्रदेश की हालत ख़राब की। हमने तो 2 सालों में 5,000 करोड़ लिया और इन्होंने 3 महीने में 6,000 लिया, और अब जब 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं तो 7,000 करोड़ इन्होंने ले लिया, 1,000 और ले रहे हैं। आप कल्पना करिए, आज अखबार में देख रहा था मैं कि खबर लगी हुई है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस दौर में से गुजर रही है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट हो गया। और ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी बंद हो जाएगी, ट्रेजरी ट्रांजैक्शन बंद कर देंगी। इन सारी चीज़ों का जवाब अब मुख्यमंत्री को देना है। आज से 6 महीने पहले आपने जो गालियां देते रहे, आप दोष देते रहे। उन्हीं शब्दों पे आ रहा था कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा आपको कि जब तक सरकार कांग्रेस की नहीं थी तब जयराम जी ने कर्ज ले लिया, प्रदेश सरकार ने कर्ज ले लिया, कर्ज में डुबो दिया, या शुरुआती दौर हम देखें प्रदेश सरकार का तो कर्ज अधिक लेने की बात थी, और अब लिमिट की बात की जा रही है कि रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कर्ज पे। और मैं उनकी जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूँ, हम ज़्यादा ले सकते थे। हमने जो लिमिट है कर्ज की, ना उसको बढ़ाया और ना ही लिमिट को बढ़ाने के साथ साथ में उस लिमिट को एग्जॉस्ट किया, टच भी नहीं किया। हमने बहुत नीचे मतलब उससे बहुत कम लोन लिया। यही कि अगर लोन लेंगे तो आर्थिक परिस्थिति आने वाले समय के लिए और संकट में होगी। और ये बात सच है कि हिमाचल प्रदेश में जो लोन लेने की जो नौबत आती है उसी वजह से आती है क्योंकि लोन की जो किस्तें हैं वो भी तो देनी है, और उसके साथ में लोन के ऊपर जो ब्याज लग रहा है वो भी तो वापिस करना है। और मैं सुखो जी को एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो मुझे कहता है कि जयराम लोन लेता रहा, आप मत लीजिए। मैं उसको सलाह दे रहा हूँ उनको कि आप मत लीजिए ना, और बिल्कुल मत लीजिए। अगर मैंने गलत किया है तो आप मत करिए, और बिल्कुल लोन ना लें, और प्रदेश को अपने संसाधनों के बलबूते चला करके दिखाएं, बताएं तो सही हमको। 6 महीने में 7,000 करोड़ ऋण ले लिया उनने, जो हमने 3 सालों में नहीं लिया।
अब एक और चीज़ आजकल आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर है। पिछले कल भी आउटसोर्स कर्मचारी बड़े 5,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी अब दावा कर रहे हैं कि शिमला पहुंच रहे हैं, और पिछले कल भी उनका रिप्रेजेंटेशन आया था। अब चाहे वो आईपीएच विभाग की बात हो या अन्य विभागों की बात हो, बड़ी संख्या में निकाले जा रहे हैं। अब जब उन कर्मचारियों से हमने बात की तो कह रहे हैं कि पिछली सरकार के द्वारा भी कोई बड़ी हमें सॉल्व सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं हो पाई, और वर्तमान सरकार अब निकालने पे तुल गई है। देखिए, एक बात हमने बड़ी साफ कही थी। हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी आउटसोर्स कर्मचारियों के संदर्भ में। रेगुलर करने में टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें, और सुप्रीम कोर्ट की भी और अलग अलग कोर्ट की भी उसमें जजमेंट्स हैं। तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो व्यवहारिक नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो लगे रहें और उनके लिए कभी ऐसा दौर ना आया कि उनको घर भेजने की नौबत आए। इसलिए हमने निर्णय किया था जो भी आउटसोर्स कर्मचारी जो लगे हैं वो यथावत लगे रहेंगे, और सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जहां वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने परिवार के पालन पोषण में उनकी बहुत बड़ी मदद हो रही है आउटसोर्स की इस नौकरी के कारण, तो उनके सेवाएं जो है वो यथावत बनी रहेंगी। लेकिन वर्तमान सरकार ने गारंटी तो ये दी है कि हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। नौकरी शब्द लिखा उनने। और दूसरी बात, अभी 6 महीने के अंदर 5,000 से ज़्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारियों को घर भेज दिया, उनकी नौकरी से उनकी छुट्टी करा दिया, हटा दिया। अब इसका क्या जवाब है आखिरकार? 6 महीने में अभी एक आदमी को नौकरी तो दे नहीं पाए, लेकिन हज़ारों की संख्या यानी कि 5,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को घर भेज दिया। और मैं इस पक्ष में हूं कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए, और कम से कम उनके परिवार को पालन पोषण के लिए जो जरिया उनने ढूंढा था कि आउटसोर्स के माध्यम से ही सही, लेकिन हम अपने परिवार को कम से कम 2 जून की रोटी का इंतज़ाम तो करें। और उस सारी व्यवस्था के लिए जब उन्हें नौकरी की तो उसके मुताबिक उनको मदद होनी चाहिए अभी। और हम इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। हमने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की तो उस कमेटी की ओर से हमने तय किया था कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे। एक और इशू आजकल चला हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में जिस प्रकार ड्राइंग मास्टर यहाँ पहुँच गए थे और जल्द फाइनल रिजल्ट निकालने की बात कर रहे थे। अब सारी चीज़ें लटक गई हैं वहाँ पर, कैसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं? देखिए, मैं यही है ना कि ज़मीनी हकीकत कुछ और तरह की है और बोला कुछ और जा रहा था। वहाँ हमीरपुर में कर्मचारी चयन आयोग में जो पेपर लीक का मामला आया, हमने कहा, पहले दिन कहा कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, सख्त कार्रवाई करो। कौन मना कर रहा है? लेकिन हम दूसरी बात इस बात को लेकर भी कह रहे हैं कि कार्रवाई के साथ साथ में उन बच्चों को जिन्होंने मेरिट पर एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो दे रखे हुए उन्होंने अपने एग्ज़ाम दे रखे हैं और उनका रिजल्ट होल्ड पे करके रखा हुआ है और उनकी आयु सीमा लगातार निकलती जा रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पहले 30 दिन कहा, 30 दिन के अंदर हम बाकी रिजल्ट निकाल करके ये कर देंगे, उनको नौकरी दे देंगे। और उसके बाद आज 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। उसमें उनका क्या कसूर है? जिन्होंने मेरिट पर मेहनत से, मुशक्क़त से, बहुत परिश्रम से किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है, क्वालिफाई करने के लिए उन्हें टेस्ट दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टेस्ट के रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। जो रिजल्ट निकले हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही है। तो ये सारी बातों का जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। कहने के लिए कहा कि हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे जो वहाँ पर दोषी हैं उनके खिलाफ जो करना करिए। आपने चयन आयोग बंद कर दिया, अब आगे की भर्ती की प्रक्रिया का कोई जरिया बना नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन की एक लिमिटेशन है, उनने अपनी बात बड़ी स्पष्ट शब्दों में कही है। शायद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को जानकारी है इस बात को लेकर के कि वो कर सकेंगे, लेकिन समय लगेगा। अब लोकसभा चुनाव भी अब नज़दीक आते जा रहे हैं, क्या तैयारी भाजपा की है और अब क्या बड़े कार्यक्रम अब होने वाले हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव का दौर अभी 2024 में आएगा और हमारे लिए खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने देश में 9 साल का कार्यकाल पूरा किया
और 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद हम एक दशक में प्रवेश कर रहे हैं। ये पहली बार जब भाजपा की सरकार पूरा कार्यकाल 2 टर्म का कंप्लीट होने की दिशा में आगे बढ़ रही है और तीसरे टर्म के लिए शुरुआत कर रही है। 9 साल की उपलब्धियों को लोगों के बीच में ले जाने के लिए हमारी पार्टी ने एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान, उसके अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी हरियाणा में लगी है, हरियाणा में भी हम काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि 9 साल के इस कार्यकाल में भारत की पहचान, भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है पूरे विश्व में। आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं कि मेरा मन करता है मोदी जी का ऑटोग्राफ लेने का। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मोदी इज़ द बॉस। और उसके साथ साथ में एक राष्ट्राध्यक्ष जो है वो मोदी जी का अभिवादन पांव छू करके करते हैं। भारत की साख बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत नेता अगर हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। हम सब लोग योजना बना करके उनके अगले चुनाव के लिए सफलता मिले, पार्टी की ओर से पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आजकल महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में 12, 13, 14 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं और 2 कार्यक्रम में वो रहने वाले हैं, विशेष तौर से एक नूरपुर में और दूसरा कार्यक्रम कुल्लू में। और उसके बाद बैठकों का क्रम तो रहेगा बीच में। बिल्कुल। पिछले विधानसभा चुनावों को अगर ध्यान में रखते हुए हम देखें तो अब कुछ काफ़ी लोग थे जिन्होंने पार्टी के अगेंस्ट काम विधानसभा चुनावों में किया था, कुछ ने चुनाव लड़ा भी था और कुछ ने परोक्ष रूप से पार्टी के अगेंस्ट काम किया था। उनके ऊपर क्या स्टैंड रहेगा? क्या लोकसभा चुनावों तक आते आते उनको शामिल किया जाएगा या फिर वो बाहर रहेंगे? और क्या कार्यकारिणी भी नहीं बन सकती है या फिर कुछ अपडेट किया जा सकता है? देखिए, सब तरह की संभावना रहते हैं। सारी चीज़ों का आकलन पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ कर के करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। और निश्चित रूप से ये भी एक बात अच्छी नहीं है कि पार्टी में अपनी सुविधा के हिसाब से लोग विरोध करें और फिर अपनी सुविधा के हिसाब से फिर पार्टी में आने की बात कहें। ये पार्टी आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो अनुशासन का संदेश, मुझे लगता है कि उसके लिए मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। इसके अलावा विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि कर्मचारियों का वो साथ नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। अब लोकसभा चुनावों में इन चीज़ों का इम्पैक्ट हो पाएगा, खासकर अगर ओपीएस की बात करें? मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन सब जगह है, चारों तरफ है। कर्मचारियों में भी है, कर्मचारियों के अलावा जो भी समाज के वर्ग हैं हर क्षेत्र में, क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। 1000 से ज़्यादा संस्थान डिनोटिफाई हो गए। सड़कों का काम, पुल का काम बंद, कॉलेज का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, सब जगह एक ही शब्द सुनने को मिल रहा है, काम बंद है। हाँ, सड़कों से याद आया कि टेंडर्स नहीं हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। कैसे देखते हैं आप, खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की इशू? देखिए, बहुत सारे टेंडर जो हुए पड़े थे, काम कर लिया गया है, उनकी पेमेंट 6 महीने से मिल नहीं रही है, कोई पेमेंट नहीं मिल रही है। और नए टेंडर की प्रक्रिया रोक दी गई है, अधिकांश टेंडर अभी तक हो नहीं रहे हैं। तो आखिरकार सब जगह रोक है। पिछला काम किया है उसका पैसा रोक दिया है, पैसा नहीं है। और नए काम करने के लिए जो टेंडर की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए तो उस पर भी रोक लगाई है, चाहे वो पीडब्ल्यू है, चाहे आईपीएच है, चाहे वो दूसरा महकमा है, सब जगह इस प्रकार की परिस्थिति है। और हर जगह एक निराशा का, नाराज़गी का माहौल इस प्रकार से खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश में, चारों तरफ, हर वर्ग में, कि सरकार अच्छे के लिए बदलाव करने के लिए लाते हैं लोग, मंशा ऐसी रहती है उनकी। लेकिन अब 5 महीने का, 6 महीने का कार्यकाल बीतने के बाद फिर भाजपा की 5 साल की जो सरकार रही है पूर्व में, उसको लोग याद करने लग पड़े। बिल्कुल। तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ थे और बड़ा आरोप इन्होंने सरकार के ऊपर लगाया है कि हर जगह रोक है, चाहे वो टेंडर की बात हो या फिर नई अपॉइंटमेंट्स की बात हो, तो हर जगह रोक है और लोग पुरानी सरकार को याद कर रहे हैं, पूर्व भाजपा सरकार को याद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से राजेंद्र।